हाय एवरीवन, क्रिएटिव दिशा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 17 नवंबर और 18 नवंबर के करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। नोवाक जोकोविच ने 6 साल के अंत में नंबर 1 ट्रॉफी के पीट सम्प्रास रिकॉर्ड की बराबरी की है। सर्बियाई टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच ने 6 बार एटीपी टूर नंबर 1 ट्रॉफी जीतने के पीट सम्प्रास के रिकॉर्ड की बराबरी की है। नोवाक जोकोविच ने 2011, 12, 14, 15, 18 और 2020 में एटीपी टूर नंबर 1 ट्रॉफी को जीता है। नोवाक जोकोविच पीट सम्प्रास के बाद 6 बार ऐसा करने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं जो 1993 से 1998 के बीच रैंकिंग में शीर्ष पर 6 साल पूरे करने में कामयाब रहे। नोवाक जोकोविच ने 2020 में ऑस्ट्रेलियन ओपन, दुबई टेनिस चैंपियनशिप, इतालवी ओपन आदि खिताब जीते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फीफा महिला अंडर 17 फुटबॉल विश्व कप कोरोना महामारी के कारण रद्द हो गया। तो दोस्तों, कोविड-19 महामारी के कारण फीफा ने 2021 महिला अंडर 17 विश्व कप को रद्द कर दिया है, जिसकी भारत मेज़बानी करने वाला था। भारत अब महिला अंडर 17 विश्व कप के 2022 संस्करण की मेज़बानी करेगा। फीफा ने अंडर 20 विश्व कप के 2021 के संस्करण को भी रद्द कर दिया है। अब यह 2022 में कोस्टा रिका द्वारा आयोजित किया जाएगा। यह निर्णय फीफा परिषद के ब्यूरो द्वारा लिया गया था। 2022 फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी कतर करेगा, जिसमें 32 टीमें भाग लेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में आदिम जनजातीय कल्याण विभाग का नाम बदलकर जनजातीय कार्य विभाग कर दिया गया है? तो दोस्तों, इसका आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अब आदिम जनजातीय कल्याण विभाग का नाम बदलकर जनजातीय कार्य विभाग कर दिया है। उन्होंने कहा है कि आदिवासी आदिम नहीं बल्कि राज्य की मुख्य जनजाति है। कुछ लोगों के जनजातीय भाई बहनों का नाम आदिम जाति रख दिया गया है। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने स्कूलों के स्टूडेंट्स को साइबर खतरों से निपटने के लिए जिम्मेदार उपयोग की ऑनलाइन लर्निंग देने की घोषणा की है? तो दोस्तों, इसका आंसर है दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार ने हाल ही में राज्य के स्कूलों के स्टूडेंट्स को साइबर खतरों से निपटने के लिए जिम्मेदार उपयोग की ऑनलाइन लर्निंग देने की घोषणा की है, जिसके तहत छावनी बोर्ड और एनडीएमसी के स्कूलों में 7 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स को यह सुविधा दी जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस ई कॉमर्स कंपनी ने बेंगलुरु की ऑगमेंटेड रियलिटी फर्म स्कैपिक को खरीदने की घोषणा की है? तो दोस्तों, इसका आंसर है फ्लिपकार्ट। ग्राहकों के खरीदारी अनुभव को बेहतर बनाने के लिए फ्लिपकार्ट ई कॉमर्स कंपनी ने बेंगलुरु की ऑगमेंटेड रियलिटी फर्म स्कैपिक को खरीदने की घोषणा की है। स्कैपिक एक क्लाउड आधारित प्लेटफॉर्म है जो ऑगमेंटेड रियलिटी और 3D कंटेंट पैदा करने व पब्लिश करने पर काम करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 नवंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों, इसका आंसर है अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस। 17 नवंबर को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस या इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस का इतिहास 28 अक्टूबर 1939 की घटना से जुड़ा है। चेकोस्लोवाकिया के एक हिस्से पर नाजियों का कब्जा था। उसी चेकोस्लोवाकिया के राजधानी प्राग में वहां के छात्रों और शिक्षकों ने एक प्रदर्शन का आयोजन किया था। तो इसी घटना के बाद से 17 नवंबर को विश्व भर में
अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक आपदाओं और कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए भारत ने हाल ही में किस देश को 50 मीट्रिक टन खाद्य सहायता उपलब्ध कराई है? तो दोस्तों, इसका आंसर है जिबूती। भारत ने हाल ही में पूर्वी अफ्रीका में बसे देश जिबूती को प्राकृतिक आपदाओं और कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए 50 मीट्रिक टन खाद्य सहायता उपलब्ध कराई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह कदम सागर 2 यानी क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और वृद्धि का एक हिस्सा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने विदेशी पेशेवरों के लिए 10 वर्ष की अवधि वाला गोल्डन वीज़ा जारी करने की घोषणा की है? तो दोस्तों, इसका आंसर है संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात ने हाल ही में विदेशी पेशेवरों और पीएचडी डिग्री धारक, चिकित्सक, इंजीनियर और विश्वविद्यालयों के कुछ खास स्नातक के लिए 10 वर्ष की अवधि वाला गोल्डन वीज़ा जारी करने की घोषणा की है। यह गोल्डन वीज़ा विशेष डिग्री धारकों को भी दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 नवंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों, इसका आंसर है विश्व वयस्क दिवस। 18 नवंबर को विश्व भर में विश्व वयस्क दिवस या वर्ल्ड एडल्ट डे के रूप में मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 18 नवंबर को मतलब आज के दिन में दुनिया में 60 से अधिक 600 मिलियन लोग हैं और यह आंकड़ा अगले 11 वर्षों में 2 गुना होने की उम्मीद है। तो दोस्तों, हमको ध्यान रखना है कि 17 नवंबर को वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे यानी विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है और उसी प्रकार से 18 नवंबर को वर्ल्ड एडल्ट डे यानी विश्व वयस्क दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जापान और ऑस्ट्रेलिया ने चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए एक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। जापान और ऑस्ट्रेलिया के नेताओं ने दक्षिण चीन सागर में चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए एक रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं। इस सौदे को एक पारस्परिक पहुंच समझौता कहा जाएगा। यह दोनों देशों के सैनिकों को प्रशिक्षण और संयुक्त संचालन के लिए एक दूसरे के देशों का दौरा करने की अनुमति देगा। दोनों देशों ने एक रूपरेखा की आवश्यकता पर भी सहमति व्यक्त की, जो आवश्यकता पड़ने पर जापानी सैनिकों को ऑस्ट्रेलियाई बलों की रक्षा करने की अनुमति देगा। जापान और ऑस्ट्रेलिया विशेष रणनीतिक साझेदार हैं और उन्होंने 2007 में एक रक्षा आयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। दोनों देशों ने 2013 में सैन्य आपूर्ति समझौते पर भी सहमति व्यक्त की है। जापान के लिए यह संयुक्त राज्य अमेरिका जापान सुरक्षा संधि के अलावा अपनी तरह का पहला समझौता होगा। चीन के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए जापान ने आर्थिक और सुरक्षा सहयोग की है, जिसे फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने लव जिहाद के मामलों को रोकने के लिए एक कानून लाने की घोषणा की है, जिस कानून में गैर जमानती धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाएगा? तो दोस्तों, इसका आंसर है मध्य प्रदेश सरकार। मध्य प्रदेश सरकार ने जल्द ही लव जिहाद के मामलों को रोकने के लिए कानून लाने की घोषणा की है, जिसमें गैर जमानती धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाएगा और 5 साल की कठोरतम सज़ा भी दी जाएगी। इसमें बहकाना, प्रलोभन देना और डराना धमकाना अपराध होगा। इसमें लव जिहाद जैसे मामलों में सहयोग करने वालों को भी मुख्य आरोपी माना जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। वॉलमार्ट इंक ने जापान की सुपरमार्केट चेन सीयू में से अपनी कितनी फीसदी हिस्सेदारी को बेच दिया है? तो दोस्तों, इसका आंसर है 85%।
अमेरिका की वॉलमार्ट इंक ने जापान की सुपरमार्केट चेन सीईओ में से अपनी 85% हिस्सेदारी को बेच दिया है। यह 85% हिस्सेदारी इन्वेस्टमेंट फर्म केकेआर और जापान की ई कॉमर्स कंपनी राकुतन ने ली है। यह डील 172.5 बिलियन येन या 1.65 बिलियन डॉलर में हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश के अंतरिम राष्ट्रपति मानुएल मेरिनो ने इस्तीफा दे दिया है? तो दोस्तों, इसका आंसर है पेरू। पेरू के अंतिम राष्ट्रपति मानुएल मेरिनो ने हाल ही में 15 नवंबर 2020 को इस्तीफा दे दिया है। मानुएल मेरिनो विरोध का सामना कर रहे हैं और प्रदर्शनकारियों ने उनके इस्तीफे के लिए कहा क्योंकि वे पूर्व राष्ट्रपति मार्टिन विस्कारा का समर्थन कर रहे थे। उन्होंने 10 नवंबर 2020 को पेरू के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला, जब राष्ट्रपति मार्टिन विस्कारा को 9 नवंबर 2020 को पेरू के एक मुखी विधानमंडल द्वारा कांग्रेस नाम से महाभियोग लगाया गया। भ्रष्टाचार के आरोपों और स्थायी नैतिक अक्षमता के आधार पर कांग्रेस ने पूर्व राष्ट्रपति विस्कारा पर महाभियोग चलाया था। मार्च 2018 में भ्रष्टाचार के आरोपों पर राष्ट्रपति पेड्रो कुक्किनजस्की के इस्तीफे के बाद मार्टिन विस्कारा पेरू के राष्ट्रपति बने थे। पेरू कोरोना वायरस द्वारा सबसे अधिक प्रभावित देशों में से एक है। कुछ स्रोतों के अनुसार पेरू में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर दुनिया की तीसरी सबसे अधिक मृत्यु दर है। 2021 में राष्ट्रपति का चुनाव पेरू में होगा। पेरू की विधायिका कांग्रेस ने तब तक फ्रांसिस्को सगास्टी को चुना था, जब वह मानुएल मेरिनो के इस्तीफे के बाद नए अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने लीलावती अवार्ड 2020 की शुरुआत की। केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने वस्तुतः महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए AICTE के अभिनव शिक्षा कार्यक्रम लीलावती पुरस्कार 2020 का उद्घाटन किया है। लीलावती पुरस्कार 2020 का विषय महिला सशक्तिकरण है। पुरस्कार का उद्देश्य महिलाओं में स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, रोजगार, ऋण, प्रौद्योगिकी, स्वच्छता, अधिकार आदि जैसे मुद्दों के बारे में जागरूकता पैदा करना है। भारत में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए AICTE द्वारा लीलावती पुरस्कार की स्थापना की गई है। यह पुरस्कार AICTE द्वारा अनुमोदित संस्थानों द्वारा अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं को समानता और निष्पक्षता के साथ व्यवहार करने के लिए किए गए प्रयासों को पहचानने के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग और विश्व बैंक ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग ने परिसंपत्ति मुद्रीकरण पर सलाहकार सेवाओं के लिए विश्व बैंक के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। विश्व बैंक DIPAM को परिसंपत्ति मुद्रीकरण पर सलाहकार सेवाएं प्रदान करेगा। विश्व बैंक की यह परियोजना भारत में सार्वजनिक संपत्ति के मुद्रीकरण का विश्लेषण करने और अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के खिलाफ अपने संस्थागत और व्यावसायिक मॉडल को बेंचमार्क करने में मदद मिलेगी। यह केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की गैर प्रमुख परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण में भी मदद करेगा। एसेट मोनेटाइजेशन यह कम या अप्रयुक्त सार्वजनिक संपत्तियों को अनलॉक करके राजस्व के नए स्रोत बनाने की एक प्रक्रिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेणु देवी ने हाल ही में किस राज्य की पहली महिला डिप्टी CM की शपथ ली है? तो दोस्तों, इसका आंसर है बिहार। नीतीश कुमार के साथ रेणु देवी ने भी उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, जिसके साथ वे बिहार की पहली महिला डिप्टी CM बन गई हैं। वर्ष 1977 में मुजफ्फरपुर विवि से इंटर पास रेणु देवी 1988 से ही राजनीतिक
व सामाजिक कार्यों में सक्रिय रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। CSIR CIMFR की प्लैटिनम जुबली स्थापना दिवस 17 नवंबर को मनाया गया। CSIR CIMFR के प्लैटिनम जुबली स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया। इस अवसर पर 3 नई सुविधाओं का उद्घाटन किया गया, जिनमें एक प्रेशराइज्ड फ्लूइडराइज्ड बैड गैसिफिकेशन पायलट प्लांट, नॉन रिकवरी कोक ओवन प्लांट के साथ हॉट स्टैंपिंग फैसिलिटी और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल सेक्टर शामिल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में पहला सौर ऊर्जा सक्षम कपड़ा मिल स्थापित किया जाएगा। एशिया का पहला सौर ऊर्जा सक्षम कपड़ा मिल महाराष्ट्र के परभणी जिले में स्थापित किया जाएगा। जय भवानी महिलाओं की सहकारी कपड़ा मिल भारत में सौर ऊर्जा पर संचालित होने वाली पहली मिल होगी। यह 30 एकड़ भूमि में फैला होगा और कपड़े के लिए कपास की प्रोसेसिंग करेगा। परभणी महाराष्ट्र का सर्वाधिक कपास उत्पादक जिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। WHO ने हाल ही में किस देश में एक वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो दोस्तों, इसका आंसर है भारत। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने हाल ही में भारत में एक वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है, जिसमें नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि भारत जिस तरह वैश्विक औषधि निर्माता देश के रूप में उभरा है, उसमें WHO के इस वेलनेस केंद्र से उसकी साख और मजबूती होगी। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बंगाली फिल्म अभिनेता का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो दोस्तों, इसका आंसर है सौमित्र चैटर्जी। दिग्गज बंगाली फिल्म अभिनेता सौमित्र चैटर्जी का हाल ही में 85 वर्ष की उम्र में कोलकाता के अस्पताल में निधन हो गया है। उनके अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, मुख्य सचिव अलापन बंदोपाध्याय समेत प्रदेश के कई मंत्री मौजूद रहे। सौमित्र चटर्जी को ऑस्कर विनिंग डायरेक्टर सत्यजीत रे के साथ कोलैबोरेशन के लिए जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। खेल मंत्रालय ने किस हॉकी ओलंपिक खिलाड़ी के उपचार के लिए 10 लाख रुपए की राशि की मंजूरी दे दी है? तो दोस्तों, इसका आंसर है मोहिंदर पाल सिंह। खेल मंत्रालय ने गुर्दों की दीर्घकालिक बीमारी से जूझ रहे हॉकी ओलंपिक खिलाड़ी मोहिंदर पाल सिंह के उपचार के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय खिलाड़ी राष्ट्रीय कल्याण कोष के तहत 10 लाख रुपए की राशि को मंजूरी दे दी है। वे भारतीय हॉकी टीम के कोच रह चुके हैं और वह अपने समय के बेहतरीन खिलाड़ियों में शुमार हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने बात करी 17 नवंबर और 18 नवंबर के करंट अफेयर्स के बारे में। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को शेयर करें और क्रिएटिव दिशा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।